Hello students, welcome to study from home 12th standard macroeconomics chapter national income accounting. In the previous video we have covered up the content of method to calculate national income. The first method that we have gone through is the valuated method or the production method. ठीक है, valuated method या production method की बात करें तो यानी कि हम ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की ओवरऑल वैल्यू को काउंट कर लें तो वो हो जाएगी हमारी नेशनल इनकम। ठीक है, या फिर ओवरऑल वैल्यू एडेड को हम काउंट कर लें। यहाँ पे मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको एक फॉर्मूले के बारे में, एंड दैट फॉर्मूला वाज टू कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू एडेड। किस तरह से ग्रॉस वैल्यू एडेड आपकी डिपेंड करती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं अब तक। हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब समझ में आ गया कि सर हर स्टेज पे यानी कोई भी गुड है, यानी कि गेहूं के आटा बनने तक, गेहूं के आटा बनने से लेके ब्रेड बनने तक, ठीक है, उस गेहूं में जितनी भी वैल्यू ऐड हुई हैं हम हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट कर लें तो हमें क्या मालूम पड़ जाएगी, हमें मालूम पड़ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हम अपना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड या जो भी जितना भी डेटा हमारे पास गिवन है उससे हम आराम से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको ये एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी समझाया था। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए मुझे, सपोज कीजिए कि आपने एक गाड़ी खरीदी, आप स्विफ्ट डिज़ायर लेके आए, स्विफ्ट डिज़ायर आए आपकी 10 लाख रुपए की, आपने 6 साल गाड़ी चलाई, आपने स्विफ्ट डिज़ायर 10 लाख की 4 लाख रुपए में बेच दी। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, गुड तो बिका है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे वैल्यू एडिशन 10 और 4 14 लाख होगा या वैल्यू एडिशन नहीं होगा। इस चीज़ को लिए, इस चीज़ के लिए और इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए ही हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि प्रिकॉशन रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड को लेते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहते हैं, तो हम कुछ प्रिकॉशन, कुछ सावधानियां बरतते हैं। तो वो सावधानियां क्या हैं ये हम जानेंगे इस वीडियो में, प्रिकॉशन रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, यानी कि जब भी हम वैल्यू एड मेथड में नेशनल इनकम को या जीडीपी एड मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ ट्रेडिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एक्सक्लूडेड। हम उसमें से जो सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू है वो एक्सक्लूड कर देते हैं। अब भैया एक बात बताओ, स्विफ्ट डिज़ायर हमने कितनी खरीदी थी, हमने स्विफ्ट डिज़ायर ली थी 10 लाख रुपीज़ की। ठीक है, यानी कि एक बार गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू हम उसको दे चुके हैं, पूरा जो है प्रोसेस का हो चुका है। लेकिन 4 लाख रुपए जो है आपने 4 लाख रुपए में बेची, तो ये अब नेशनल इनकम में या जीडीपी में काउंट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इस प्लेस पे आपको गाड़ी फिर 10 लाख की नहीं पड़ी, यहाँ आपको गाड़ी पड़ी है 6 लाख रुपए की। गाड़ी की वैल्यू कम नहीं होगी, आपने अब 4 लाख रुपए अपने अपने पास ले लिए, जो आपने दिए थे वो आपने अपने पास ले लिए। तो इस वजह से जितना भी सेकेंड हैंड गुड का वर्क है, सेकेंड हैंड गुड का सारा वर्क एक्सक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग से। जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं और अगर हमारे पास सेकेंड हैंड गुड की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हम सेकेंड हैंड गुड कभी भी नेशनल इनकम कैलकुलेशन में कैलकुलेट नहीं करते अगर हम वैल्यू एडेड मेथड का यूज़ कर रहे हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है किस तरह से। सबसे पहले ट्रेडिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड, उसके बाद सेकेंड हैंड गुड पे जो कमीशन अर्नड है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। रीज़न क्या है कि अगर मान लीजिए आप ट्रू वैल्यू में काम करते हैं, ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू मारुति सुजुकी का ब्रांड है जो सेकेंड हैंड कार्स को बेचता है, तो वहाँ पे आपको सैलरी मिल रही है, वहाँ से आपको कमीशन मिल रहा है, उस कमीशन के बेसिस पर आप अकाउंट बैलेंस मेंटेन कर रहे होंगे, अकाउंट बैलेंस से आपको क्रेडिट कार्ड मिल रहा होगा, अकाउंट बैलेंस से आपको लोन मिलेगा, अकाउंट बैलेंस से आपका टीडीएस कटेगा। तो यानी कि वो सारी चीज़ें तो पार्ट हो गई आपकी नेशनल इनकम का। तो अगर हमारे पास उस सेकेंड हैंड गुड बेचने से कोई कमीशन आया है तो डेफिनेटली दैट कमीशन विल बी पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, सेकेंड हैंड गुड की वैल्यू काउंट नहीं होगी नेशनल इनकम में, लेकिन सेकेंड हैंड गुड बेचने से जो कमीशन आया है दैट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम व्हेन वी कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, उसके बाद ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज इंक्लूडेड, यानी कि अपने लिए जो प्रोडक्शन करता है बिस्कुट की
किसी भी कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर अपने लिए कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करता है तो डेफिनेटली दैट विल बी कैलकुलेटेड इन द नेशनल इनकम। कैसे? सपोज कीजिए आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल बना रहे हैं, आपको कोल्ड ड्रिंक की बोतल की कॉस्ट पड़ रही है क्या, 20 रुपीज़ पर बॉटल। ठीक है, आपको 20 रुपीज़ पर बॉटल पड़ रही है, आपने 10 बोतल बनाई, यानी कि आपका जो ओवरऑल अमाउंट आ गया वो कितना आ गया, 200 आ गया। अब उस एक बोतल में, उन 10 बोतल में से एक बोतल आपने पी ली, एक बोतल आपने अपने अपने एक फ्रेंड को दे दी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो बोतल पी ली उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। प्रोडक्शन के लिए तो आपकी जब से पैसा गया है ना, तो डेफिनेटली ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, यानी कि अपने लिए, अपने कंजम्पशन के लिए जितना प्रोडक्शन हुआ है दैट विल बी पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड, यानी सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो प्रोडक्शन हुआ है वो भी आपका इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड नॉट इंक्लूडेड, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। अब इंटरमीडिएट गुड क्या है? इंटरमीडिएट गुड वो सारी होती हैं जो कि हमारी प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। यानी कि सपोज़ कीजिए कि 100 रुपये का ब्रेड का पैकेट है, 100 रुपये के ब्रेड का पैकेट बनने के लिए उसमें आटे की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी, बिकॉज 100 रुपये के ब्रेड में अलग से हम आटे की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। यही तो वैल्यू एडिशन मेथड कहता है, हम ओवरऑल वैल्यू एडिशन फाइंड करेंगे। ठीक है, हम आटे की वैल्यू उसमें 100 रुपये के ब्रेड में आटे की 20 रुपये की वैल्यू अलग से ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, अगर आपके पास डेटा गिवन हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये गलती हम नहीं दोहराएं। इसके बाद रेंट इज़ इंक्लूडेड। आप अगर अपना प्लेस है, आपका आपके खुद का कारखाना है, आप अगर आपने रेंट पे भी ले रखा है, लीज पे है, तो उसका रेंट इंक्लूड होगा। आपका खुद का है तो मेंटेनेंस इंक्लूड होगा। ठीक है, ये चीज़ें नेशनल इनकम में कैलकुलेट होती हैं। उसके बाद सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन एक्सक्लूडेड। देखिए, गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी अपने लिए अगर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, अपने लिए अगर गुड्स का सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो उनकी वैल्यू इंक्लूड होगी। लेकिन सर्विसेज अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए इंक्लूड हो रही हैं तो वो एक्सक्लूड होंगी। जैसे जैसे ये बात हो गई कि अगर मान लो मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया, आपसे मैंने फ़ीस ली, वहीं मैंने अपनी छोटी बहन को पढ़ा दिया, मैंने उससे फ़ीस नहीं ली। ठीक है, तो मेरी जो सर्विस मैंने आपको दी उस वो कैलकुलेट होगी नेशनल इनकम में, लेकिन मैंने जो अपनी छोटी बहन को पढ़ा दिया वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगी। रीज़न क्या है? रीज़न हमने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा है, बिकॉज जो मैंने बाहर पढ़ाया वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो मैंने घर में पढ़ाया वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो ये प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखने हैं कि क्या चीज़ नेशनल इनकम का पार्ट है, क्या चीज़ नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से नेशनल इनकम निकाल पाएंगे। और एक चीज़, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड के प्रिकॉशन पूछ लिए जाते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन ध्यान में रखने चाहिए हमें एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो इस चीज़ को बहुत इम्पॉर्टेंटली स्टडी करेंगे, बुक से स्टडी करेंगे, और अगर उसके बाद भी क्वेरी आती है देन यू कैन आस्क मी। ये आपका 1 मार्क्स से लेके हाईएस्ट मार्क्स तक भी आ सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है, पहले तो मैं समझेंगे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है क्या। देखिए, जैसे मैंने अभी अभी आपको क्या एग्जांपल दिया, मैंने आपको सेकेंड हैंड गुड्स का एग्जांपल दिया। ठीक है, सेकेंड हैंड गुड में 10 लाख रुपए की स्विफ्ट डिज़ायर थी, आपने उसे बेच दिया 4 लाख रुपए में, तो यहाँ पे डबल काउंटिंग हो सकती है। या फिर हमने क्या किया, 100 रुपये का ब्रेड का पैकेट, उसमें आटे की वैल्यू और कैलकुलेट कर ली अलग से। ठीक है, तो वहाँ पे डबल काउंटिंग हो सकती है। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है, काउंटिंग द वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड्स ट्वाइस, कभी कभी कुछ चीज़ों की वैल्यू 2 बार जुड़ जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं फाइनल गुड और कंज्यूमर गुड को डिफ्रेंशिएट करने में। ठीक है, कौन सी फाइनल गुड है? फाइनल गुड वो होती है जो कि तैयार हो जाती है, जो किसी और प्रोडक्शन के स्टेज से नहीं गुजरेगी। फाइनल गुड एंड कंज्यूमर गुड, आपको याद हो तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मैंने आपको बताया था फाइनल गुड क्या होती है, कंज्यूमर गुड क्या होती है। फाइनल गुड्स आर ऑल दोज गुड विच विल नॉट क्रॉस एनी फर्दर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन कंज्यूमर गुड वो होती है विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स, यानी जो कंज्यूम की जाती हैं वो कंज्यूमर गुड हैं, जो आपकी
फाइनल गुड है। जैसे कि ब्रेड अगर तैयार हुई, ठीक है, तो फाइनल गुड हो गई, अब उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये भी तो सोचो ना, वो ब्रेड अभी दुकानदार की दुकान तक जानी बाकी रह गई है। तो ये प्रॉब्लम्स आपकी डबल काउंटिंग की हो सकती है। सर्टेन गुड का जो अमाउंट है वो आपका डबल डबल काउंट हो जाता है, और इसको अवॉइड करने के क्या हैं, दो तरीके हैं। एंड वो दोनों तरीके क्या हैं, वो हैं आपके, एक तो फाइनल आउटपुट मेथड और एक है आपका वैल्यू एडेड मेथड। अब फाइनल आउटपुट मेथड क्या कहता है कि केवल और केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को काउंट करो। यानी कि अगर ब्रेड आपकी मार्केट में 110 रुपये की बिक रही है और फैक्ट्री से 100 रुपये की निकल रही है, ठीक है, तो ये कहता है कि अब मार्केट में जिस प्राइस पे बिक रही है वो हम सीधा का सीधा उस प्राइस को लेके बात करें, ठीक है। हमें मतलब नहीं वैल्यू एडिशन से, हमें पता चल रहा मार्केट में 110 की बिकी, हम सीधा अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेशन में 110 जोड़ लें, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता यह है कि वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या करें, सम टोटल ऑफ ऑल वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जितनी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ने काम किया है, ठीक है, हम उन सारे प्रोडक्ट्स का वैल्यू एडिशन जोड़ लें। यानी कि मैं ब्रेड की बात कर रहा हूँ, आपका 10 रुपये का वीट था, ठीक है, 10 रुपये के वीट पे 50 रुपये का वैल्यू एडिशन करके आपने क्या बनाया, आपने एक 10 रुपये में 50 रुपये का एडिशन करके आपने क्या बना दिया, आपने ब्रेड का रॉ मटेरियल बना दिया, ठीक है। यानी ब्रेड के लिए जो आटा होता है वो आपने तैयार कर लिया, ठीक है। उस 50 रुपये में और 50 रुपये का कंजम्पशन करके क्या हुआ, वो अब क्या बन गया, वो आपका ब्रेड बन गया, ठीक है। अब उस 50 रुपये पे 10 रुपये अपने जोड़ के वो ब्रेड मार्केट में कैसे बेचा गया, 110 रुपये का। तो ये आपका वैल्यू एडिशन क्या कहता है, हम इसको नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे क्या, यहाँ वैल्यू एडिशन 50 रुपये हुआ, फिर वैल्यू एडिशन 50 रुपये हुआ, फिर यहाँ वैल्यू एडिशन 10 रुपये हुआ। हम इस वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा वैल्यू एडिशन क्या आया, 1110, ठीक है। तो या तो हम केवल और केवल सारे सेक्टर्स के वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स पे जो हो रहे हैं उनको फाइंड आउट कर लें, ठीक है, या फिर हम सीधा सीधा प्रोडक्ट के फाइनल प्राइस को लें। अब सेक्टर के हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है। देखो, ग्रॉस वैल्यू एडेड, एक मिनट, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसको फाइंड कर लेंगे सारे सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का, 1 + 2 + 3+, ठीक है, 1 2 3 से इसको डिनोट किया गया है। यानी कि ये कैलकुलेट किया हमने, तो हमारा एक सेक्टर क्या निकल के आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अगर हम इसमें से डेप्रिशिएशन माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। उसके बाद ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, किस तरह से डेप्रिशिएशन माइनस करें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, अगर नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस की तो क्या निकल के आएगा, और किस तरह से हम पहुँचेंगे नेट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेशनल इनकम तक। और ये बताया है मैंने यहाँ पे, ये जो है लास्ट में, ठीक है। तो ये था हमारा वैल्यू एडेड मेथड। अब हमने वैल्यू एडेड मेथड के बारे में जान लिया, ठीक है। अब हम करते हैं वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले हम एक चीज़, कुछ बातें मैं आपको बता दूं जो आपको बहुत ध्यान रखने वाली हैं, जो न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएंगी, ठीक है, हमेशा। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो देखिए, सबसे पहली चीज़ बात करें, हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हम डेप्रिसिएशन घटा दें अगर गिवन हो तो, नहीं तो जितना भी कैपिटल कंजम्पशन है फर्म का, यानी जब भी हम किसी भी जी प्रोडक्ट से एन प्रोडक्ट में जाएंगे, मैं पहले लेटर की बात कर रहा हूँ, हम जी प्रोडक्ट से एन प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो गिवन में हम डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर देंगे, और अगर कैपिटल कंजम्पशन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम वो भी माइनस कर देंगे अगर हम जी से एन में जाते हैं तो, ठीक है।
ये होगी हमारी जी से एन में जाने वाली बात। चाहे हम कहीं भी जाएं, जी से हम जीडीपी से एनडीपी निकालें, जीडीपी से हम एनएनपी निकालें, हम कहीं भी जाएं, अगर हम जी से अपने प्रोडक्ट को यानी ग्रॉस से प्रोडक्ट को हम नेशनल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल कंजम्पशन माइनस होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हमारा एन प्रोडक्ट आ गया, एनडीपी आ गया, मार्केट प्राइस। अब हमें क्या करना है, अगर हमें कहीं भी किसी भी प्रोडक्ट से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में लेके जाना है तो जो चीज़ माइनस होगी वो क्या होगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ध्यान देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ठीक है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, यानी ओवरऑल इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, सब्सिडी को प्लस करते हैं, तो हमारी क्या निकल के आ जाती है, हमारी निकल के आ जाती है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आगे। आगे क्या था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करके हमारा क्या आ गया, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन और कैपिटल कंजम्पशन माइनस किया तो एनडीपी आ गया, मार्केट प्राइस। यहाँ से हमने एनआईटी हटा दिया तो फैक्टर कॉस्ट आ गया। ठीक है, लेकिन हम क्या करें, ठीक है, यानी कि पहले मैंने जी से एन जाना बताया था, यानी ग्रॉस से नेशनल जाना बताया था। ठीक है, और एमपी से एफपी जाना बताया था। अब मैं क्या बता रहा हूँ, अब मैं आपको डी से एन जाना बता रहा हूँ, यानी सॉरी, पहले बताया था ग्रॉस से नेट, फिर बताया था मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट। अब मैं आपको बता रहा हूँ डोमेस्टिक से नेशनल जाना। और जब भी हम डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हम क्या करते हैं, NFIA को माइनस करते हैं। NFIA क्या है एक बार बता देते हैं, NFIA स्टैंड्स फॉर फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा, ये है आपका NFIA। अब फीफा माइनस फीटा क्या है, फीफा वर्ल्ड कप नहीं, फीफा स्टैंड्स फॉर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एंड फीटा स्टैंड्स फॉर फैक्टर इनकम टू अब्रोड, यानी जो इनकम जो हमें विदेशों से मिल रही है और जो इनकम हम विदेशों को दे रहे हैं उसको माइनस करके हम क्या निकाल देंगे, अपना NFIA। ठीक है, कोई होप करता हूँ। देखिए, अगर सीधी बात है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो NFIA माइनस करना पड़ेगा और नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो NFIA प्लस करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगेन यहाँ पे मैंने क्या दिखा दिया, अब हमें देखो NNP8 फैक्टर कॉस्ट आ गया। NNP8 फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, नेशनल इनकम। और अगर NNP8 फैक्टर कॉस्ट से आपको NNP8 मार्केट प्राइस जाना हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दो, मैं बता चुका हूँ कैसे। ठीक है, अगर इसी में आप डेप्रिसिएशन और कैपिटल कंजम्पशन ऐड कर देंगे तो हमारा GNP8 मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब GNP8 मार्केट प्राइस में आप NFIA ऐड कर देंगे तो हमारा जो हमारा नेशनल प्रोडक्ट है वो हमारा डोमेस्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी GDP8 मार्केट प्राइस दोबारा से आ गया। ठीक है, अब GDP8 मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा दो तो GDP8 FC आ गया। ठीक है, सेम यहाँ से GNP8 मार्केट प्राइस से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा दो तो GNP8 फैक्टर कॉस्ट आ गया। यानी कि जितने भी सारे एग्रीगेट्स मैंने आपको बताए थे नेशनल इनकम से रिलेटेड, मैंने यहाँ स्लाइड में वो एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप सीधा मुझसे पूछ सकते हैं या यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, मैं देख लूँगा एंड उसके बाद मैं हो सकता है वीडियो बना दूँ या इंडिविजुअली आपसे कॉन्टैक्ट करके आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूँ। अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। हमने जो वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए चैलेंज है ये। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 स्टडी करेंगे हम। सबसे पहले क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 ये कहता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 फर्म्स, यानी कि एक इकोनॉमी का डेटा दिया हुआ है जहाँ पे केवल और केवल 2 फर्म्स हैं, फर्म A एंड B। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज़ हमें निकालनी है वो निकालना है वैल्यू एडेड बाय फर्म A एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म B। सबसे पहली चीज़ हमें निकालनी है क्या, वैल्यू एडेड बाय फर्म A एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म B। सेकेंड, ग्रॉस वैल्यू एडेड और GDP8 फैक्टर कॉस्ट। दिया क्या है हमें फर्म A की सेल दी हुई है 100 लैक्स में है, सब 100 लाख। ठीक है, परचेज फ्रॉम फर्म B बाय फर्म A, यानी कैपिटल कंजम्पशन दिया हुआ है फर्म A का 40 लाख
एंड कैपिटल कंजम्पशन दिया है फर्म बी का 60 लाख। जो बी की सेल्स है वो दी हुई है 200। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ये क्यों दिया हुआ है ये हम जानेंगे आगे। सबसे पहले वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू एडेड क्या होता है। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला अगर आप में से किसी को याद हो तो वैल्यू एड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये था आपका वैल्यू एड का फॉर्मूला। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला था सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट इजकल टू सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक, और डेल्टा स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले सेल्स बाय फर्म ए की सेल्स कितनी थी 100। ठीक है, उसके बाद डेल्टा स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक का मैंने रखा, तो यानी कि क्लोजिंग स्टॉक था फर्म ए के लिए 20 एंड ओपनिंग स्टॉक था फर्म ए के लिए 25। ठीक है, और उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ फर्म ए, यानी कि परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, जो डेटा हमको गिवन था, यानी कि डेटा कौन सा डेटा हमारा गिवन था यहाँ पे, डेटा ये वाला बाय फर्म ए 40। सेकेंड वाला डेटा जो गिवन है परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, ये फर्म ए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। ठीक है, यानी जो पैसा उसने खर्च किया है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा 40। इसको ओवरऑल निकाला तो हमारा वैल्यू एडिशन किसके लिए आ गया, फर्म ए के लिए 55 लाख रुपीस। ठीक है, इसके बाद फर्म बी का, ऐसे ही मैंने फर्म बी का निकाल लिया कि फर्म बी का जो सबसे पहले हमारा निकल के आया था सेल्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि सेल्स फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, जो हमारा थर्ड वाला डेटा था। देखो थर्ड वाला परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, यानी कि 60 क्या है, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है फर्म बी का। फॉर्मूले में रखा, हमारा आंसर निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना था, ग्रॉस वैल्यू एडेड और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, देखो हम सारे के सारे वैल्यू एडिशन को जोड़ रहे हैं, यानी अगर हम फर्म ए के वैल्यू एडिशन को जोड़ दें, फर्म बी के वैल्यू एडिशन को जोड़ दें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड निकल के आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड निकल के आएगा ना, वो होगा मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो यानी कि इसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला, इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू हमको दी हुई है वहाँ पे 30 लाख। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू एडिशन बाय फर्म ए, वैल्यू एडिशन बाय फर्म बी। ठीक है, ओवरऑल इस फॉर्मूले से हमने फाइंड किया और उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा ये क्या निकल के आ गया, हमारा निकल के आ गया ये जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये था हमारा न्यूमेरिकल 1। इस न्यूमेरिकल से अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, करके नहीं दिखा सकता बिकॉज मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, तो मैंने पहले पेपर पे सॉल्व करके आप लोगों को इसकी स्लाइड अवेलेबल कराई है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे भी हमें डेटा दिया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से है बिकॉज यहाँ पे डेटा फर्म वाइज नहीं दिया हुआ, यहाँ पे डेटा हमको सेक्टर वाइज दिया हुआ है। तो किसी भी सेक्टर की, यानी ओवरऑल इकोनॉमी की अगर हम वैल्यू एडिशन निकालेंगे, ठीक है, यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालेंगे, तो उसके ओवरऑल आउटपुट के लिए हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो यानी कि ओवरऑल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल दी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर की 800 लाख, सेकेंडरी सेक्टर की 200 लाख, टर्शियरी सेक्टर की 300 लाख। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, प्राइमरी सेक्टर 400 लाख, सेकेंडरी सेक्टर 100 लाख, टर्शियरी सेक्टर 50 लाख। और क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय ऑल सेक्टर 50 लाख, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऑफ ऑल सेक्टर 80 लाख, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स, यानी फैक्टर इनकम टू अब्रोड, सब्सिडीज रिसीव्ड बाय ऑल सेक्टर्स 20 लैक्स। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू एडेड का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास
ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। वो था हमारा क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यानी कि हमने क्या किया, सारे सेक्टर्स की आउटपुट की वैल्यू थी, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर के आउटपुट की वैल्यू को ऐड कर दिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू को ऐड कर दिया और उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हमारा आंसर निकल के आ गया क्या, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और ग्रेस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस 750 लाख, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आया, सबसे पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद पूछा है हमें नेशनल इनकम फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, फॉलोइंग डेटा से नेशनल इनकम निकाल के दो, ठीक है। यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हमें नेशनल इनकम निकालनी है, कैसे देखते हैं। हमें निकालना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले जीडीपी में से हम, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से हम क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन दिया हुआ हो तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, नहीं तो कैपिटल कंजम्पशन माइनस कर दो, अगर दोनों गिवन है तो दोनों माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। एनडीपी एट मार्केट प्राइस से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस कर दो, और नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रोड कैसे निकालते हैं, फीफा माइनस फीटा, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डोमेस्टिक से नेशनल यानी कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब हमें क्या बदलना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। हमारा निकल के आ जाएगा क्या, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो मैंने यहाँ पे बताया भी है इस लाइन में कि नेट एनएफआईए कैसे निकालते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या रखा है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला। कैपिटल कंजम्पशन हमें 80 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने माइनस किया हुआ है एनएफआईए, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 10 लाख दी हुई है, फैक्टर इनकम टू अब्रोड 20 लाख दी हुई है। फिर मैंने माइनस किए हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने हैं, उसमें से सब्सिडी माइनस करेंगे, ओपन करेंगे तो ये -50 + 20 हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 630 लैक्स। ये हमारा आंसर है, एंड ये हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, और ये हमारी नेशनल इनकम है, ठीक है। अगर इसके बाद भी किसी की कोई क्वेरी रह जाती है, ठीक है, तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे, और कॉल मी डायरेक्टली, ठीक है। और होपफुली आई होप कि सबको इसमें जो भी कंटेंट मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने अपना नेशनल इनकम अकाउंटिंग का वैल्यू एडेड मेथड ख़त्म कर लिया है। आपका काम क्या है, जो भी बुक में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड मिलते हैं या फिर मैं अपलोड कर दूंगा, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। बिकॉज मैं गारंटी देता हूँ नेशनल इनकम से आपका एक न्यूमेरिकल आता है, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट, न्यूमेरिकल आपको मिलेगा इसमें से, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको जो कंटेंट है वो क्लियर हुआ होगा, एंड स्टे ट्यून टू माय वीडियो फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।